हमने पढ़ा था अकाउंटिंग का प्रोसेस विच वाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस। आपने नहीं पढ़ा था, आपने भी नहीं पढ़ा था, हल्का सा रिवीजन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस, फिर उसको क्या करते थे हम लोग, रिकॉर्डिंग करते थे। एक कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, पीआर, बीपी। और जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है कौन, जनरल प्रॉपर, है ना। अच्छा, जनरल प्रॉपर चली गई। इसके बाद हमने बोला था क्या, हम क्या करते हैं, समराइज क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बाद फिर हम करते हैं समराइजेशन। समराइजेशन के बाद एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, फिर क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन किसका करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पिछली क्लास में पढ़ी थी, एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, उसको कहते हैं हम लोग क्या, ये एंड रिजल्ट ऑफ बुक कीपिंग क्या बोलते हैं उसको, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के तीन पार्ट बताए थे आप लोगों को। शौर्य, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के तीन पार्ट कौन कौन से थे बेटा, बताओ मुझे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्री कंपोनेंट्स। शौर्य, कैन यू टेल मी। बेटा मालूम है तो हाँ बोलो, यस नहीं सर। मालूम है तो ना बोलो, बताओ फिर कौन कौन से पार्ट थे, टेल मी। Ahana can tell me. Yes, sir. So we had certain information about profit loss through the income statement. We पहली बात had उसने बता certain दी, होल्ड करिए, information about इसने the. बोला हमें, होल्ड करो आना, इसने मुझे बताया कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस से इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। और अगर अगर क्या होगी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी तो क्या बोलेंगे, सरप्लस या डेफिसिट बोलेंगे। ऐसा हमने पिछली क्लास में बताया था। ठीक है आना, थैंक यू। विधि बताएं, आगे क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और इनकम स्टेटमेंट के बाद क्या आती है अगली चीज। Sir, information relating to financial position. इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपकी एसेट्स कितनी है और आपकी लायबिलिटीज कितनी है, उसे कहते हैं बैलेंस शीट वाली इंफॉर्मेशन। ये हो गया जी, ठीक है। और तीसरा कौन है, कार्तिकेय तूफानी। सर ने मुझे बताएगा अब तीसरी इंफॉर्मेशन क्या होती है, थर्ड इंफॉर्मेशन, व्हाट इज दैट। कार्य की बत्ती गुल है आज। आप बताइए। कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमने बताया था ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। पिछली क्लास में कैफे कॉफी डे वाले का एग्जांपल देके बताया था आप लोगों का कि लिक्विडिटी कैश क्रंच होने की वजह से उस बंदे को सुसाइड करना पड़ गया था, जबकि 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी उसके पास थी। देखिए, अगर आप कोई क्लास मिस करते हैं ना बेटा, तो क्लास ग्रुप में आपके पास वो क्लास का रिकॉर्डिंग आ जाता है, ज्यादा थोड़ी 45 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है, फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखेंगे, आराम से आधे घंटे में हो जाती है, ताकि आप अगली क्लास के लिए रेडी रहें। अगर उस रिकॉर्डिंग में आपको कोई परेशानी होती है समझने में, तो आप मुझसे अगली क्लास में आके पूछ सकते हैं। अगली क्लास में आप 15 मिनट पहले आ जाइए, उसको क्लियर कर लीजिए, या उस क्लास के बाद रुक जाइए, उसको पूरा कर लीजिए। डोंट क्रिएट क्या बैकलॉग, बैकलॉग हमेशा क्या होता है, नुकसान देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमने बोला क्या, काउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आई, उसके थे कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। बताओ भाई साहब, क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, पहला, इट शुड बी रिलायबल। ठीक है जी, रिलायबल के बाद बताइए, इट शुड बी रिलेवेंट। सर ने मुझे बताएगा रिलायबिलिटी रिलेवेंसी के बाद क्या था, अगला वाला क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। अंडरस्टैंडेबिलिटी सर। अंडरस्टैंडेबिलिटी, क्या, अंडरस्टैंडेबिलिटी। उसके बाद आप बताइए क्या था, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी, वंडरफुल। ठीक है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है बेटा, पिछली क्लास में हम ये सारी सारी चीजें कर चुके हैं। अब आ जाते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या बढ़ रहे हैं हम आज की डेट में, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो बेटा, यूजर्स में सबसे पहले क्या हमारे पास आएंगे, इंटरनल, इंटरनल यूजर्स हैं। मैंने कल भी बताया था आपको, इंटरनल यूजर में सबसे पहले कौन आता है, ओनर, मालिक लोग, ओनर्स। और दूसरे नंबर पे कौन आता है, मैनेजमेंट। अब धीरे धीरे करके लिखते चलेंगे इनको। कैन एनीबडी टेल मी, किसी बिजनेस के केस में हम ओनर किसको बोलेंगे, किसी से, नहीं तुम लोग नहीं बोलोगे, आप बताओ, मालिक किसको बोलते हैं बेटा, बताइए, whom you will consider as a owner। अच्छा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है तो मालिक कौन है, मुकेश अंबानी। अंबानी, अभी अभी रेहाना नाच के गई उसके बेटे की सगाई में भाई, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, और बहुत टेक्टफुली उसने रेहाना को नचवाया। जो फार्मर प्रोटेस्ट में हमारे देश की बुरी हालत कर रही थी, उसने कहा, मैं कैसे बोलूं, ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ नहीं कर सकता, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग में चला जाएगा।
रिकॉर्डिंग बंद करके बोलता हूँ। Anyway, चलो। सो मुकेश अंबानी इज व्हाट? ओनर है, ठीक है जी। अच्छा चलो सुनिए कि इस डेजिग्नेशन से हम पहचानेंगे कि वो ओनर है या मैनेजमेंट का पार्ट है। कैन एनीबडी गिव मी एन आइडिया? सही। हाँ लेकिन उसको डेजिग्नेशन क्या देंगे? सीईओ। ओ अच्छा ठीक है, इन्होंने बोला, क्या बोला इन्होंने कि सीईओ होगा, बिल्कुल ठीक बात हो सकती है, ये भी हो सकता है। हाँ, फाउंडर हो सकते हैं, फाउंडर। मेरा छोटा सा स्कूल है, उसके फाउंडर हैं, है ना, उनका नाम अक्सर लिया जाता है। अच्छा हाँ, और बोलो। अच्छा इन्होंने चेयरमैन बोला, चेयरमैन बोला, तो भाई कोई स्त्री हुई तो क्या बोलेगा उसे? चेयरपर्सन बोलेंगे, ठीक है, चेयरपर्सन, ये भी हो सकता है। और बताइए कुछ, बोलो बेटा पीछे से। अबे ये छोड़ देना यार, तो वो तो गया। अच्छा COO। अच्छा और बोलिए क्या हो सकता है? मैनेजर, मैनेजर थोड़े छोटे हो जाते हैं। CMO। अरे नहीं, वो हम कह सकते हैं उसको CFO। CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, बोलिए। प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बोले, तो प्रेसिडेंट हो। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, ये डायरेक्टर भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात बोली, है ना। अब आप लोगों ने क्या कर दिया, खिचड़ी बना दी यहाँ पर, खिचड़ी। आइए जरा समझते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, किसको बोलेंगे हम मालिक और किसको बोलेंगे मैनेजमेंट, वो समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज इक्वली रेलिवेंट इन बिजनेस स्टडीज एज वेल एज इन अकाउंटेंसी, ठीक है। अब जरा समझना बेटा, एक मैं कंपनी के एग्जांपल से बताता हूँ, क्योंकि कंपनी का एग्जांपल बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बड़ा आसान होता है, पार्टनरशिप में 20 25 50 लोग, उससे ज्यादा होते नहीं है। इन केस ऑफ अ कंपनी, सबसे पहले कौन होते हैं? शेयर होल्डर। सबसे पहले कौन होंगे भाई यहाँ पर? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स, देखिए मैं एग्जांपल बताऊं आपको, तो बाद में लिखेंगे, ये हमारे पास कौन है? शेयर होल्डर्स। वो व्यक्ति जिसने क्या किया, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, शेयर होल्डर कहलाए आप लोग, ठीक है जी। तो क्या होता है कि कैन व्हाट इज द लिमिट टू बाय अ शेयर इन अ कंपनी? कोई मुझे बताए कितने शेयर तक खरीद सकते हैं कंपनी में? कैन कैन अनंत, व्हाई यू आर लेट टुडे? सर वो मैं सो रहा था तो लेट हो गया थोड़ा। मतलब गलत बात है ये, बोलो। नहीं, मार्केट कैपिटल बात की बात है। कितने शेयर में मैं एज एन इंडिविजुअल कितने शेयर खरीद सकता हूँ किसी कंपनी के? कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट। जितना पैसा उतने शेयर खरीद लो आप, कौन रोक रहा है आपको खरीदने से? नोबडी स्टॉप्स यू, देयर इज नो लिमिट। जितने शेयर मार्केट में बिकने के लिए पड़े हैं, खरीद लीजिए आप उसको, नहीं खरीद सकते। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। यूके के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? हाँ, ऋषि सुनक, मिस्टर ऋषि सुनक। उनकी धर्मपत्नी का नाम क्या है? अक्षता मूर्ति। अच्छा बेटा, अच्छा। कौन है उनका नाम? अक्षता मूर्ति। अब ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति के ससुर जी का नाम क्या है? हाँ, मिस्टर मिस्टर नारायण मूर्ति। ले बेटा जल्दी आने का है नाम, शाबाश, ठीक है। उसका नाम क्या है? उनका नाम है मिस्टर नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति ने अपने बेटी के बेटे यानी कि ग्रैंड सन के नाम पर विप्रो के 270 करोड़ रुपए के शेयर उसके नाम पे कर दिए हैं। 1.5% या शायद 0.7% शेयर थे। बस मैं भी उसी घर में पैदा होता। 270 करोड़ रुपीज की, मतलब बंदा जब वो होगा, किसके लायक, उस शेयर के लायक बनेगा। आज की डेट में उन शेयर्स की कीमत कितनी है? 240 या 270 करोड़ रुपीज उनकी कीमत है, ठीक है जी। गिफ्ट कर दिया अपने पोते को, और नाती को गिफ्ट कर दिया। पोता तो बेटे को कहते हैं और नाती बेटी के उसको कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में कोई फर्क नहीं होता, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ही चलता है। विचित्र भाषा है। तो 240 करोड़ रुपया गिफ्ट कर दिया भाई। जब वो 18 साल का होगा तो क्या होगा बताइए? तो दुनिया पता नहीं कहाँ चली जाएगी। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं, शेयर की वैल्यू तो बढ़ती चली जाएगी ना। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो 240 का 500 भी हो सकता है, 700 करोड़ भी हो सकता है। अभी जब मैं आपको थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा ना, एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को यहाँ पर। प्लीज समवन अपना माइक बंद कर लें, ठीक है। तो अब हमारा कंटेक्स्ट क्या था यहाँ पर, किसको बोलेंगे हम लोग मालिक, किसको बोलेंगे मालिक और किसको बोलेंगे मैनेजमेंट? देखिए बेटा, इंडिविजुअल शेयर होल्डर जो होते हैं, उनके पास पावर नहीं होती है। तो वो इंडिविजुअल शेयर होल्डर क्या करते हैं? डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। इलेक्शन होते हैं कंपनी में, वोट देते हैं। आपके पास एक शेयर तो एक वोट, आपके पास 50,000 शेयर तो 50,000 वोट, आपके पास 1 लाख शेयर तो आपके पास 1 लाख वोट।
इसे डेमोक्रेटिक नहीं कहते, इसे कहते हैं ओलिगार्किक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक होता है, लेकिन जितने ज्यादा शेयर उतनी ज्यादा आपके पास क्या वोटिंग राइट है। तो जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होंगे उसके पास सबसे ज्यादा वोटिंग राइट, तो वो तो कंपनी का मालिक बन जाएगा। इसीलिए इन केस ऑफ अ कंपनी, अगर किसी के पास 51% या उससे ज्यादा शेयर होते हैं, वो उस कंपनी का मालिक बन जाता है। ठीक है जी, एवरीबडी इज ओके विद दिस वर्ड? हाँ। नहीं नहीं, अगर मैं बोलूं असली मालिक, फुल्ली ओन्ड अगर कोई होगा, 51% से ज्यादा शेयर वाला होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, बहुत साल पहले, करीब करीब 6-7 साल पहले, एक साइरस मिस्त्री होते थे, पालुंजी मिस्त्री, फिल्म फाइनेंसर है बहुत बड़े, और पालुंजी ग्रुप है, रियल एस्टेट ग्रुप है। उन्होंने क्या करा कि अपना बेटा साइरस मिस्त्री था, उसके लिए उन्होंने क्या करा, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में अपनी शेयर होल्डिंग 25-27% तक बढ़ा ली। नतीजा ये निकला कि लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गया टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में वो, और रतन टाटा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। रतन टाटा बाहर चले गए। रतन टाटा वॉज नो मोर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन द टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। फिर रतन टाटा जी ने क्या करा, बाहर रहे, इन्वेस्टमेंट करा, अपना टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में अपना शेयर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। जब उनकी शेयर होल्डिंग पालुंजी मिस्त्री से ज्यादा हो गई, उन्होंने क्या कर दिया, साइरस मिस्त्री को आउटसोर्स कर दिया। तो क्या बन गए? हाँ बिल्कुल, यही तो होता है खेल, यही होता है। मैक्सिमम शेयर, आप लार्जेस्ट स्टेक होल्डर हैं आप, तो जो वोट है, जो डायरेक्टर अपॉइंट करना, बाकी सारी चीजें आपके हाथ में चली जाती हैं। आपके पास सबसे ज्यादा वोट होते हैं, आप कंपनी की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऐसे ही चलता है। ठीक है। सेम मैकडोनल्ड्स के साथ हुआ था, अगर आप पढ़ें हिस्ट्री में तो आपको पता चलेगा वैसा हुआ था। तो शेयर होल्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है जी। तो उसके बाद जब रतन टाटा ने क्या कर दिया, सारे के सारे स्टेक होल्डिंग अपने पास दोबारा से रीइन्वेंट कर ली, उसके बाद सारे मिस्त्री को निकाला, क्योंकि उसके पास अब डिसाइडिंग पावर थी। और वो क्या बन गए दोबारा से, फिर उन्होंने खुद तो चेयरमैन नहीं बने, लेकिन किसी और दूसरे को अपॉइंट कर दिया। टीसीएस के एक बॉस था, उसको उन्होंने अपॉइंट कर दिया। तो बेटा समझना, ये जो फाउंडर होता है, फाउंडर, ये जो चेयरमैन होता है, ये चेयरपर्सन होता है, ये प्रेसिडेंट होता है। ठीक है। ये लोग जो होते हैं, ये वाले लोग, ये ओनर कहलाते हैं, इनको मालिक कहते हैं। अब जरा समझिएगा, एक और टर्म इसके साथ होती है जिसको बोलते हैं एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो शेयर होल्डर क्या करते हैं, शेयर होल्डर इलेक्ट्स डायरेक्टर, डायरेक्टर बन गए। डायरेक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर को। भाई देखो, मुझे पता है कि मेरे 1 लाख शेयर्स हैं, लेकिन फिर मैं उस बंदे को वोट दूं ना जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग हो। तो ऐसे करते करते शेयर होल्डर क्या करते हैं, डायरेक्टर्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। वो डायरेक्टर मेरा ख्याल रखेगा क्योंकि मैंने उसे वोट करा था। डायरेक्टर क्या होते हैं, डायरेक्टर में से जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है वो क्या बन जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो वो क्या कहलाएगा, ये क्या होगा, यहाँ देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, मैनेजिंग डायरेक्टर बोलेंगे। ये कंपनी का मालिक हुआ। अच्छा, जो सरकारी बैंक होते हैं, कभी आप देखें गूगल पे सर्च करके तो आपको लिखा हुआ आएगा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या लिखा हुआ आएगा, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या आएगा, चेयरमैन आएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर अलग अलग निकल कर आएगा। क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब हुआ दे आर रिप्रेजेंटिंग शेयर होल्डिंग वाला पैटर्न। चेयरमैन मतलब जो फाउंडर की साइड से चला के बनता। तो बैंकिंग में तो क्या होता है, सरकारी बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में सारा सरकार के पास होता है 51% ज्यादा शेयर होल्डिंग। तो वो जो पोजीशन देते हैं ना, वो देते हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की देते हैं। बाकी जगह पे आपको चेयरमैन दिखेंगे, जैसे आईटीसी के चेयरमैन दिखेंगे आपको, टाटा ग्रुप के चेयरमैन दिखेंगे आपको, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर दिखेंगे। तो चेयरमैन हो गया, मैनेज चेयरमैन बोला हम लोगों ने यहाँ पर, चेयरमैन। हमने बोला चेयरपर्सन, बोला हम लोगों ने चेयरपर्सन, फीमेल अगर होगी तो चेयरपर्सन होगा। ठीक है। प्रेसिडेंट हो जाएंगे, प्रेसिडेंट भी हो जाते हैं। यूएस कंपनीज में प्रेसिडेंट होते हैं जनरली। ठीक है, सेम पोजीशन है। वाइस प्रेसिडेंट या डायरेक्टर में बोल दूं अगर तो ये भी चल जाएगा। डायरेक्टर भी नहीं चलता वैसे तो, डायरेक्टर, फाउंडर, फाउंडर तो खैर कोई पोजीशन ही नहीं होती यार। फाउंडर तो एक क्या होता है, ऑनरेबल मेंशन होता है। ये लोग क्या कहलाते हैं, आपके कंपनी के असली मालिक हैं। ठीक है जी। ये कंपनी के कौन हुए, असली मालिक हुए। ठीक है। और उसके बाद मैनेजमेंट में कौन कौन आएगा, सीईओ। अब ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा ये अपॉइंट करेगा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसको। ठीक है जी। सीईओ किसे अपॉइंट करता है, सीएफओ को, चीफ टेक्निकल ऑफिसर को, सीओओ को, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स को। और, और कौन से, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एचआर, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस। इनसे नीचे की पोजीशन होती चली जाती है, ऐसे करके चली जाती है। डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर कॉस्ट, डायरेक्टर एचआर, है ना, डायरेक्टर ऑपरेशंस, ये नीचे वाली पोजीशन चली जाती है। इनको मैनेजमेंट बोलते हैं।
और वो जो होते हैं ना फिर असिस्टेंट मैनेजर, जॉइंट मैनेजर, ये जब छोटी मोटी पोजीशंस होती हैं, उनको फिर हम मैनेजमेंट के अंदर, मतलब की डिसाइडिंग पावर इन्हीं लोगों के पास होती है। ये है असली मैनेजमेंट आपके पास। अच्छा, आप बोलेंगे तो एम्प्लॉय और इनमें क्या फर्क हुआ? ये एम्प्लॉय हैं लेकिन दे हैव अ डिसीजन मेकिंग पावर। बाकी सारे भी एम्प्लॉयज हैं, दे डोंट हैव अ डिसीजन मेकिंग पावर। बोलो। नहीं नहीं, मैनेजमेंट के पास शेयर होल्डिंग नहीं होती है। हाँ, ऐसा होता है कि अगर सीईओ बहुत अच्छा, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैनेजमेंट के पास शेयर होल्डिंग कैसे होती है। कोई मुझे बताए कि सत्या नडेला या सुंदर पिचाई, जरा गूगल पे सर्च करके देखिए कि सुंदर पिचाई का लास्ट ईयर का रेमुनरेशन कितना था। सुंदर पिचाई को गूगल ने कितना पैसा दिया था? ये देख के बताएगा मुझे ऑनलाइन में। कैन यू सी? हाँ ना? हाँ ना, इज रेमुनरेशन ऑफ या सैलरी ऑफ सुंदर पिचाई लास्ट ईयर, वो मुझे देख के बताइए कितना दिख रहा है। मैं भी देख लेता हूँ इधर। सर $226 million। अरे बेटा, ये तो 226। अच्छा, 16 करोड़ बस। सत्या नडेला का देखिए जरा। नहीं सर, $226 million। सत्या नडेला रेमुनरेशन, रेमुनरेशन 2023 का ही देख लेते हैं। हाँ सुनो जरा। हाँ, 48 मिलियन। अब आप समझ रहे हैं, पता है, सुनो। ये तो पता है क्या है? ये तो 48 मिलियन बोले या 226 मिलियन, ये तो पता है क्या होता है? ये तो सिर्फ जो है सैलरी के नाम पे जाता है उनके अकाउंट में। उसके बाद उनको शेयर होल्डिंग दे देते हैं। ठीक है, करीब करीब 48 मिलियन की, 50 मिलियन की, 100 मिलियन की तो शेयर होल्डिंग दे दी जाती है। मतलब क्या करती है कंपनी कि उनको उस साल सैलरी तो देती देती है, सैलरी के अलावा इंसेंटिव देती है। और इंसेंटिव्स क्या होते हैं? वो भी मिलियन में से होते हैं। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो सीईओ है वो शेयर होल्डर भी हो, लेकिन उसको शेयर होल्डर क्या मिलते हैं? एज ए बोनस या इंसेंटिव मिलते हैं। लेकिन कभी भी मैनेजिंग डायरेक्टर उतने शेयर होल्डिंग नहीं देता सीईओ के कि वही मालिक बन जाए। इतना नहीं देते। भाई देखिए, गूगल हो गया या मैं बोलूँ माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इनके अगर मैं 1% शेयर भी बोलूँ तो उनकी कीमत भी अरबों रुपए होती है। तो ये 0.25% या 0.10% ऐसा करके इनको दे देते हैं इंसेंटिव के रूप में। और हर कंपनी करती है। इंडियन ऑयल है, जैसे मान लो कोई अगर इंडियन कंपनी, इंडियन ऑयल में अगर कोई व्यक्ति है, तो इंडियन ऑयल में अगर कोई व्यक्ति 5 साल पूरा करता है, 10 साल पूरा करता है, 15 साल पूरा करता है, तो उसको कंपनी क्या करती है? शेयर्स देती है अपनी, शेयर्स देते हैं। इस तरह से मिलता है। ठीक है जी। तो हमने सीख लिया क्या कि ये हमारे कौन है? इंटरनल यूजर्स में ओनर हैं, और ये कौन है हमारे पास? मैनेजर्स हैं। अब जरा देखिए, इन लोगों को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्यों जरूरत होती है कि बताइए? इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन। क्या जरूरत होती होगी? क्यों जानते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिजनेस प्लान के बारे में, बिजनेस डिसीजन के बारे में, क्या हमें किसी ब्रांच को चालू रखना है, किसी को बंद करना है, वो फैसला करना है। क्या हमें ग्रो करना है, डाइवर्सिफाई करना है, वो करना है। हमें ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ना है या इनऑर्गेनिक तरीके से बढ़ना है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक वे? सुनो ध्यान से। अगर आप एक यूनिट आपकी दिल्ली में है, फिर आप दूसरी यूनिट हरियाणा खोल देते हैं, फिर तीसरी आप गुड़गांव खोल लेते हैं, फिर आप पंजाब खोल देते हैं, फिर आप तमिलनाडु, कर्नाटका यहाँ चले जाते हैं, इसे कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ। आप अपने पैसे को क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट करें, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। और फिर क्या करते हैं आप क्या करते हैं कि पंजाब की कोई यूनिट खरीद लेते हैं, महाराष्ट्र की किसी कंपनी को खरीद लेते हैं। आप अलग अलग कंपनी को खरीद के जब ग्रो कर रहे होते हैं, उसे इनऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। तो ये फैसला कौन लेगा? ये लोग फैसला लेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। यहीं पर नोएडा में एक जगह जिसे कहते हैं रजनीगंधा चौक, सुना है किसी ने? इधर आगे किनारे पे। रजनीगंधा कौन है? डीएस ग्रुप, धर्मपाल सुगंधी ग्रुप है। जो रजनीगंधा पान मसाला, जिसको अजय देवगन और वो एक शाहरुख खान उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, उसे रजनीगंधा चौक पता है क्यों कहते हैं? उसके पास से जब निकलते हैं ना, खुशबू आती है उसके पास से, लिटरली खुशबू आती है। मैक्स हॉस्पिटल के किनारे पे बना हुआ है। रजनीगंधा पान मसाला खुशबू वाला बनाते हैं। ठीक है जी। अब मैं क्यों उनका नाम ले रहा हूँ पता है? रजनीगंधा के डीएस ग्रुप ने क्या करा? वीआईपी खरीद लिया। हाँ, जीआईपी, ग्रेट इंडिया पैलेस, उसे खरीद लिया अभी 4 5 6 महीने पहले खरीदा था। 2207 करोड़ रुपीज की डील थी। ठीक है, 2207 करोड़ रुपए की डील थी। और
डीएस ग्रुप का एक साल का जो प्रॉफिट ही था वो करीब करीब मेरे ख्याल से 3,500 करोड़ का था। तो उनके लिए तो बड़ा आसान है, खरीद लिया उन्होंने जीआईपी को, मजे मजे में खरीद लिया। ठीक है। कौन करेगा ये फैसला? ये थोड़ी करेंगे फैसला। दे विल रिकमेंड, तेरा सर डील बढ़िया मिल रही है, जीआईपी खरीद लेते हैं। दे विल रिकमेंड, दे विल क्या करेंगे ये लोग? ये अपना प्रेजेंटेशन बनाएंगे डीएस ग्रुप के मालिक के सामने कि सर जीआईपी बिक रहा है। वो कहता है बताओ क्या फायदा है, क्या नुकसान है। कह रहा है भाई रियल एस्टेट आपको तो आप देख रहे हैं नाउ बाय एक्वायरिंग जीआईपी, डीएस ग्रुप फॉर ए एंटर्ड इनटू रियल एस्टेट मार्केट इन नोएडा एज वेल। आगे आ गए ये लोग। अब जीआईपी का स्पेस देखा आपने? जीआईपी में कुछ स्पेस तो कंस्ट्रक्टेड है, उसको रेनोवेट करेंगे। और कुछ देखा जहाँ गाड़ियां पार्क होती है, पूरा खाली मैदान पड़ा हुआ है। दे आर प्लानिंग टू हैव कमर्शियल ऑफिस स्पेस देयर। और कितनी प्राइम जगह है, मेट्रो के नीचे से जा रही है और बढ़िया जगह पे है, तीनों तरफ की कनेक्टिविटी है। दे हैव अ प्लान, दे हैव अ डिफरेंट प्लान टू डेवलप दैट प्लेस एज अ कमर्शियल हब। है ना, क्या बोले? हाँ, अब मॉल भी है उस तरफ भी है। ठीक है। वो उधर वाला भी इंक्लूड है उसके साथ, वो गलेरिया गलेरिया वो भी इंक्लूड है इसमें, पता है? मजे मजे में शाम को पार्टी करनी हो तो वहीं पहुंच जाओ। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। सुनिए, सुनो सुनो, गुटखा खाया और पार्टी करने वहीं पहुंच गए। हाँ, क्या बोले वो? हाँ, ये अब ये ग्रोथ कौन सी है? इनऑर्गेनिक ग्रोथ है ये। तो इन लोगों को क्या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? कि बिजनेस को क्या करना है, चलाना है या बंद करना है, ग्रो करना है, डाइवर्सिफाई करना है। डिसीजन मेकिंग में इनको क्या करती है, हेल्प मिलती है। ठीक है, ये आप बुक से पढ़ सकते हैं, मैं आपको मोटा मोटा करके बता रहा हूँ। अब इन लोगों को क्या होता है, इन लोगों को अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी को जानने की होती है। ये लोग जानना चाहते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा इफेक्टिव, कौन सा पार्ट प्रॉफिटेबल है, कौन सा पार्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। ये वाला, ये सीएफओ बताता है। टेक्निकल ऑफिसर वाला पार्ट बताता है बंदा कि भाई किस पार्ट को करने में हमें कौन कौन सी टेक्निकल डेफिशिएंसीज आ रही है, नहीं आ रही। ये जानना चाहते हैं क्या? फिर सीटीओ जानना चाहते हैं, बुक पे देख लेना यार बाद में। ये जानना चाहते हैं ये वाले लोग कि भाई अगर हम किसी पार्ट को एक्वायर कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज हमें चाहिए। तो इन सबका अलग अलग, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, चीफ चीफ टेक्निकल ऑफिसर सिमिलर ही होते हैं। ऑपरेशंस को कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं। अगर मान लो आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो ये जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों को लेके चलेंगे या फाइनेंस बैकग्राउंड के लोग को लेके चलेंगे। और वो मैंने बताया ना, वो एमबीए होते हैं, टॉप क्लास बिजनेस कॉलेज से एमबीए करके आते हैं वो लोग। And ये जो सीएफओ होते हैं, ये सीईओ जो होते हैं जनरली ये या यही बन पाते हैं, एचआर वाले नहीं बन पाते हैं। अगर किसी ने एमबीए एचआर से करा होगा ना, ह्यूमन रिसोर्स से, वो नहीं बन पाएंगे। फाइनेंस मार्केटिंग वाले टॉप पे जाते हैं, उनका भी चांस ज्यादा बनता है। ऐसा करके, और प्लस अगर कोई आईआईटी से मैकेनिकल वगैरह का, इन्होंने कंप्यूटर साइंस का कुछ कर रखा होगा, तो दे हैव अ ब्राइटर चांस इन दैट वे, अगर वो टेक कंपनी होगी तो। ठीक है, दो लोग पढ़े हमने, कौन कौन थे ये? ओनर थे, और दूसरा कौन था? मैनेजमेंट था। चलिए इसके बाद अब बाहर की दुनिया में चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कौन यहाँ पर, नंबर नंबर टू, एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स, देखें जरा, बताइए भाई मुझे एक्सटर्नल यूजर्स। ये लीजिए अपनी किताब पढ़िए, एक एक करके मुझे बताना है। सबसे पहले क्या लेके चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर? एम्प्लॉयज। पुरानी बुक्स जब आप देखेंगे ना, एम्प्लॉयज को इसी कैटेगरी में डाला गया था। लेकिन अब थोड़ा सा लोगों में बदलाव आया सोचने समझने का। क्या मुझे, क्या डीएस ग्रुप के मालिक अपने एम्प्लॉयज को बताएंगे सुनो सुनो एम्प्लॉयज, हम जीआईबी खरीदने जा रहे हैं? तो मार्केट में पहली डील खराब हो जाएगी। यू नो, दीज बिजनेस डील्स आर केप्ट क्वाइट सीक्रेट, नहीं बताते किसी को ये, जब तक होता नहीं है। फिर क्या करते हैं, धमाकेदार प्रेस रिलीज करते हैं। ऐसा करते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, मैंने टीचिंग को छोड़कर 2006-7 में कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन करा। और डुकाटी मोटरसाइकिल होती है ना जो, डुकाटी वर्ल्ड की सबसे महंगी मोटरसाइकिल होती है, डुकाटी रेसिंग मोटरसाइकिल, वो लॉन्च हुई इंडिया में। तो वो काम मेरी कंपनी के पास था, मैं उस टीम में भी था जिसने डुकाटी को लॉन्च किया। हमने दिल्ली का ओबराय होटल बुक करा, दिल्ली का ओबराय उधर मथुरा रोड पे, डीपीएस मथुरा रोड के सामने ओबराय होटल, उसको बुक करा। और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला हमने कि वे डुकाटी के सीईओ जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं। हमने ये नहीं बताया कि लॉन्च कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बताया, सीईओ आ रहे हैं। एंड एंड ही वांट मीडिया इंटरेक्शन, ऐसा करके हमने बोला। तो फिर डुकाटी ने क्या करा, हम लोगों ने, हमने उनको बता दिया हमें क्या क्या चाहिए मीडिया के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। डुकाटी के जो मिनिएचर होते हैं ना, वो उन्होंने हमें, हमने हमने बोला हमें कम से कम 400 या 500 के करीब, 500 के करीब मिनिएचर हमें डुकाटी के चाहिए, अलग अलग तरह के। उन्होंने, और ये प्रोसेस पूरा 3-4 महीने पहले शुरू हो गया था। तो उन्होंने शिपमेंट से वो सारे डुकाटी के मिनिएचर मंगाए, वो मिनिएचर हमारे पास आए, होटल को बुक करा। और मोर देन 500 जर्नलिस्ट विजिटेड देयर।
और फिर डुकाटी के जो मॉडल थे वो हमने क्या करा, उनके जो बड़ा उनका हॉल है, वेडिंग हॉल टाइप का उनका था, उसमें रखे सारे के सारे मॉडल। और सीईओ एक एक मॉडल पे बैठ के, और आपको मालूम है जब उसका एक्सीलेटर देंगे, वूम वूम की आवाज, पूरा हॉल गूंज जाता है। बड़ा सीन देयर ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो फिर उसके बाद उसने अपना बाइट दी मीडिया को, सबको बताया कि वी आर नाउ लॉन्चिंग डुकाटी इन इंडिया। मिनिमम रेंज ये होगी, मैक्सिमम रेंज ये होगी, सर्विस सेंटर ऐसे, मतलब ही जस्ट एक्सप्लेन द प्लान। सारा कुछ हो गया। फिर जो जर्नलिस्ट थे उनको हमने एक एक मिनिएचर दिया और खाना वाना खिला के भेज दिया। और फिर हमने पहले से ही प्रेस रिलीज बना के रखी हुई थी। और प्रेस रिलीज को क्या किया, प्रेस रिलीज को फिर हमने क्या किया, सारे के सारे, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, हिंदू बिजनेस लाइन, जितने भी फाइनेंशियल न्यूज, दैनिक जागरण हिंदी हिंदी, सारे न्यूज़पेपर के मीडिया को जैसे उसने अनाउंस किया वैसे हमने मेल भेज दी। अगले दिन हर न्यूज़पेपर के अगले फ्रंट पेज पे डुकाटी डुकाटी डुकाटी, पूरा धूम मची हुई थी। ठीक है। एंड दैट वाज माय लास्ट असाइनमेंट। उसके बाद मैंने रिजाइन कर दिया था उस कंपनी से। तो एम्प्लॉयज को नहीं बताया जाएगा कि डुकाटी इंडिया के अंदर लॉन्च कर रही है। ठीक है। तो एम्प्लॉय क्यों इंटरेस्टेड होंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, कोई बताए मुझे। बता बेटा क्यों जरूरत होगी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के एम्प्लॉयज को। नहीं, उसको बोलने दो थोड़ा भी, एनी आइडिया। अरे सैलरी चाहिए भाई, सैलरी। बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तो क्या चाहिए, सैलरी। सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, होली दिवाली में गिफ्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, इंसेंटिव मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ठीक है। रेगुलरिटी है, कंपनी विल सस्टेन और नॉट। तो एम्प्लॉय क्या चाहते हैं, एम्प्लॉय को क्यों चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। दे जस्ट वांट टू सी कि वेदर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉफिटेबल और ऑर्गेनाइजेशन इज सॉल्वेंट, द ऑर्गेनाइजेशन इज इन अ पोजिशन अपने कर्जे चुका पाए नहीं चुका पाए। हाँ, जॉब सिक्योरिटी चाहिए ना। कब तुम दे पाओगे जॉब सिक्योरिटी, जब तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, व्हेन यू आर ग्रोइंग, व्हेन यू आर डाइवर्सिफाइंग, तभी तो। एम्प्लॉयज को क्या चाहिए होता है भाई, सैलरी ऑन टाइम, जॉब सिक्योरिटी, इंसेंटिव्स एंड बोनस, वो चाहिए होते हैं। सारी की सारी वो चीजें चाहिए होती हैं। और एक अच्छी ऑर्गेनाइज, अच्छा ये बताइए क्यों हर व्यक्ति विप्रो इन्फोसिस, डेलोइट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी में काम करना चाहता है। दे आर द गुड एम्प्लॉयर्स, बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, इसलिए इनका रोल यही है सिर्फ। इनको नहीं जानना कि डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इनको नहीं जानना कि ग्रोथ एक्सपेंशन है, इनको इससे मतलब नहीं है, ना इनको इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है जी, एम्प्लॉय की बात बता, अगला क्या था। हाँ, हाँ, अब आ जाती है किसकी बारी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कौन, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। चलो जानते हैं जरा, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या नाम है तुम्हारा। हाँ, अधिराज। So to अधिराज provide को, हाँ बेटा, loans for the bank. बिल्कुल सही बात है। अधिराज जो है, अधिराज को क्या करना था, अधिराज को 5 करोड़ रुपए का लोन लेना था। अधिराज बेटा ये बताओ, आप अपने परिवार पे के ऊपर एसेट हो या लायबिलिटी हो, अधिराज। हाँ जी। आर यू आर यू एन एसेट टू योर फैमिली और अ लायबिलिटी। लायबिलिटी है ना। कोई ऐसा है जो अपनी फैमिली के लिए एसेट है आज की डेट में, कमा के दे रहा हो परिवार को, स्टार्टअप स्टार्टअप चलाता हो कोई बच्चा। नहीं। मेरे छोटे से स्कूल में एक बच्चा था पिछले साल 11th क्लास में, वो उसने एक फर्म खोली हुई थी जो यूएस में उसके क्लाइंट थे। और उसकी हर महीने की जो अर्निंग थी वो करीब करीब $50,000 थी। मतलब $50,000 कमाता था मंथली के वो। और अपनी फीस फीस दुनिया भर के सारे सारे खर्चे उठाता था शानदार तरीके से, और आपको और ज्यादा ग्रो कर गई उसकी। एनीवे, तो आपको बैंक से लोन लेना है। आप बैंक में चले गए अपने मैनेजर के पास, मैनेजर को जाके बोलते मैनेजर मुझे 5 करोड़ का लोन लेना है। मैनेजर कहता है भाई 5 करोड़ का लोन किस लिए, मेरा बिजनेस प्लान है, मैं स्टार्टअप करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। भाई कह रहा ठीक है तेरी बात, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन बदले में कुछ कोलेटरल तो रख, मॉर्टगेज तो रख। कह रहा जी ये क्या होता है। अरे कोई प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग बिल्डिंग कुछ लेके आ भाई उसकी। कह रहा मैं कैसे लेके आऊं, तो सब पापा के नाम पे है। तो कह रहा पापा को लेके आना तुम। कह रहा पापा ने तो कहते बेटा जो करना है अपने आप करो, मैं तो नहीं जा रहा कहीं पर भी। जनरली फादर सेज दैट। ठीक है। फिर इसके दिमाग में कहता चलो ठीक है कल आऊंगा मैं। फिर अगले दिन आता है मैनेजर के पास जाके कहता है ना मैनेजर, मॉर्टगेज चाहिए ना, तू 10 करोड़ की बोल रहा है ना, मैं तुझे बताता हूँ 25 करोड़ 50 करोड़ वाली देता हूँ। कहता कैसे, कह रहा मेरी माँ कहती है बेटा तू तो अनमोल है, मैनेजर मुझे रख ले तो अपने पास।
मैनेजर से रख लेगा क्या? इसकी मम्मी के लिए ये अनमोल है, तो मैनेजर के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। मैनेजर कहेगा अबाउट टर्न और किक मार के भगा देगा उसे वहां से। नहीं। सो देखिए जरा, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर लोन देना चाहें तो क्या करेंगे? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे, आपका कैश फ्लो देखेंगे। कैश फ्लो क्यों देखेंगे? कि आप लोन की ईएमआई चुका पाओगे नहीं चुका पाओगे, आपके पास उतना कैश रहेगा नहीं रहेगा, आपका आपके पास उतनी एसेट्स हैं या नहीं है, ठीक है, जिसे मॉर्गेज रख सकें, और आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं है। तो बैंक चाहता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को जानना, ताकि आपको वो लोन दे या ना दे इसका फैसला करे। बोल रहे हैं कुछ? इज इट ओके विद एवरीबडी? विधि, Sir, I have अनंत a या आना? question. Yes, sir. यस प्लीज बोलिए, बोलिए आना। So, shouldn't employees be a part of internal users? यस, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। लेकिन एक बात समझ, ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैसले होते हैं, वो सब एम्प्लॉय को उतना ही नहीं बताए जाते जितना किसी और बाहर वाले को नहीं बताए जाते। इसलिए इस पर्सपेक्टिव में उसको क्या कर दिया है, उसको एक्सटर्नल की कैटेगरी में डाल दिया। दे हैव नो से इन डिसीजन मेकिंग। Okay, sir, got it. Thank you. अच्छा एक बात बता बेटा मुझे, आपके घर में वो बर्तन धोने वाली, सफाई करने वाली आती होंगी ना? अरे हाँ बोलो। जी सर। अब वो तो आपके एम्प्लॉय हैं। अच्छा कई बार क्या होता है, फुल टाइम मेड भी होती है। तो क्या आप अपनी फुल टाइम मेड से पूछकर आपके घर में कौन सा कलर टीवी आएगा, कौन सा सोफा लगेगा, कौन सी डाइनिंग टेबल लगेगी, ये डिसाइड होता है? नहीं सर। तो फिर कैसे बोले उनको इंटरनल? है ना? यहाँ समझिए यस इस सर। तरह से। ओके। अच्छा, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या चाहते हैं? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी लिक्विडिटी पोजीशन और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसके हिसाब से वो आपको लोन देंगे नहीं देंगे इसका फैसला करेंगे, ठीक है। और चले भाई सी, अगला पार्ट बता क्या है। हाँ अब सुनिए जरा, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, कुछ लोग बोलते हैं सर, आप पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब वो व्यक्ति है जो डिसाइड करने वाले कि आपकी फर्म में पैसा लगाएं या ना लगाएं। टेल मी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर? यस बोलिए। हाँ हाँ हाँ, करेंगे करेंगे, ऑनलाइन में कोई बताएगा मुझे? आप बताओ। सर, अरे हाँ बोलो, बताओ sir, बताओ। investor is somebody who's already invested in the business, whereas ठीक है, potential investor is somebody who will or might invest in the future. आइए दिखाता हूँ। ये हैं ये कौन है? इन्वेस्टर्स हैं। ये ऑलरेडी ये है इन्वेस्टर, तो मालिक हुए। हु आर द ओनर ऑफ योर बिजनेस? इन्वेस्टर्स आर द ओनर ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। वो लोग जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे, वो लोग ने जिन्होंने लोन दिया है, वो नहीं होते इन्वेस्टर। ये बोलो। हाँ जी, हाँ हाँ, 51% वाला मिच बिल्कुल वही वाला बनेगा। अच्छा मान लो आपकी कंपनी के 100% शेयर हैं, तुम्हारे पास 28% शेयर हैं, बाकी सबके पास 22%, 21%, 18 करके हैं, लेकिन तुम हाईएस्ट शेयर होल्डर हो, तुम चल। क्योंकि वो जो बाकी वाले हैं वो स्कैटर्ड है, मिले हुए नहीं है, कंबाइन नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। बेटा समझ समझ समझ, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आपके पास अगर 28% है और बाकी के पास 12%, 7%, 6%, 5% है, तो वो स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं। आप ही हो जिसके पास मेजोरिटी स्टेक होल्डिंग है, and you influence their decision। हाँ जी। नहीं बेटा, ऐसा थोड़ी होता है कि एक कंपनी के शेयर होल्डर करोड़ों होते हैं, 4 शेयर होल्डर थोड़ी होते हैं कंपनी के। वी आर टॉकिंग विद रेफरेंस टू कंपनी यार, बोलिए। हाँ हाँ आएगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, तो फिर मैंने क्या बोला आपसे? तो टाटा के केस में वही तो हुआ था। आलमजी मिस्त्री ने क्या किया? देखिए, इंडियन मेंटेलिटी है, कोई भी मेंटेलिटी है, दे विल लीड ओनली टू दैट पर्सन हु इज हैविंग अ हाईएस्ट स्टेक होल्डिंग। तो रतन टाटा के पास हाईएस्ट स्टॉक होल्डिंग नहीं थी, तो पालनजी मिस्त्री के पास चली गई थी, तो फिर उनके पीछे पीछे चल दिए, ठीक है। गॉट इट? ऐसा करके चलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक के कुछ शेयर्स हैं,
तो जब पंजाब नेशनल की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, तो मेरे पास आ जाता है एक मैसेज, मेरे पास आ जाता है, मेल आ जाती है कि ई वोटिंग हो रही है, आप अपना वोट इस तरीके से कास्ट कर दिए। मेरे पास सिर्फ कितने हैं, 15 शेयर है पंजाब नेशनल बैंक के, मैं देता ही नहीं वोट। मैं क्या करूं वोट डाल के, मेरे वोट से क्या फर्क पड़ना है। सोच, मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं, वी डोंट बॉदर, दे डोंट बॉदर। बॉदर कौन करता है, जिसके पास 15%, 25%, 30% शेयर होते हैं, तो सारा काम वही चलाते हैं। यार 15 शेयर होल्डर के लिए मैं अपना काम धाम छोड़ के पंजाब नेशनल बैंक के अफेयर में हाथ डालूंगा, को बता, नहीं होता ना। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जी, पंजाब नेशनल बैंक से रिलेटेड, एंड आप देखेंगे क्या, एक बंदे ने पता है क्या करा। अच्छा, कैन एनीबडी सी कि पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर कितने हैं? जरा देखो, एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ। देखो जरा गूगल पे देखो, हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर इन पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ऑनलाइन में बता सकता है मुझे कोई, आनंद बता सकता है, विधि या कार्तिकेय। 180 मिलियन को जरा, 180 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं ना, तो भाई कितने हो गए, तो बहुत हो गए, 1 करोड़ 80 Sir, लाख, over 180 million. 1 करोड़ 80 लाख, ऐसे ही ना, ये ज्यादा, 180 मिलियन, नहीं बेटा नहीं, 180 मिलियन को पहले 180 को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर, कितना आता है, 18 करोड़। 180 इंटू 18 करोड़, 18 करोड़, ठीक है। एक बंदे ने पता क्या करा, सुनो पीछे वाले, एक बंदे ने पता क्या करा, पीएनबी के कस्टमर के, हर कस्टमर के अकाउंट से एक एक रुपया चुरा लिया। इट हैपेंड इन रियलिटी, एक एक रुपया अकाउंट से क्या कर दिया, निकाल लिया, हर कस्टमर के अकाउंट से एक एक रुपया निकाल लिया। कितना रुपया मिला उसको, 18 करोड़ मिला। हाँ उसने वो कुछ हेर फेर करके कुछ ना, इट इट वाज अ रियल स्टोरी। अब पीएनबी का नाम है किसी का, मैं बता रहा हूँ, इट हैपेंड विद एन इंडियन बैंक। बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई थी, और न्यूज में भी नहीं आया ज्यादा। एक 18 करोड़ कस्टमर, हर एक अकाउंट से एक एक रुपया निकाल लिया, तो कितना चला गया। पीएनबी के जो मैनेजमेंट थे वो कह रहे थे भाई रिपोर्ट लिखवा लो। अरे दिमाग खराब, तेरा 1 रुपए के लिए रिपोर्ट लिखवाऊं मैं, बताओ। कुछ नहीं हुआ भाई, अमेजिंगली कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कंप्लेंट तो दी नहीं ना किसी ने। अब अच्छा सुनो, बैंक बोलता है कि भी हमारा 18 करोड़ चला गया है, कोर्ट कहता है भाई किसका गया लाओ सामने, कोर्ट कहता है लाओ सामने, किसका गया लाओ सामने। अरे तुम्हें पता है, आई कंप्लीट, आपको मालूम है, सुब्रत राय सारा भी जेल में मरा बेचारा, ठीक है। उसने बोला कि मेरे पास ना 80,000 करोड़ रुपीज है जो कि जनता का है। सुप्रीम कोर्ट ला, जनता कौन सी जनता बता जरा, था ही नहीं कोई, जेल से बाहर ही नहीं आने दिया। गेटिंग माई पॉइंट। तो क्या है, एक एक रुपया अकाउंट से निकाला, 18 करोड़ निकल गया। बोल तो रहा हूं मैं, बैंक का पैसा था वो, किसका पैसा था, किसका पैसा था भाई वो, कस्टमर का पैसा था। तो कस्टमर को रिपोर्ट ना लिखवाया 1 रुपए के लिए, उन्होंने कहा मैनेजर माफ करवा ले भैया, हम कोर्ट के 1 रुपए के लिए विल यू फाइट योर केस, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ोगे आप, गवाही देने जाओगे, क्या क्या करोगे। एक बंदा नहीं आया सामने। उसने कहा 1 रुपए का, तो कह रहा 100 रुपए मेरी तरफ से ले ले यार, तू छोड़, केस बंद कर। दिस हैपन। तो मुझे बताइए कि यार मेरे पास 15 शेयर हैं, तुम्हारे पास 50 शेयर हैं, किसी के पास 100 शेयर हैं, विल यू बॉदर, विल नॉट बॉदर। जिसके पास 25%, 30% शेयर चले जाते हैं ना, लिटरली वही ओनर कहलाता है कंपनी का फिर। तो दिस इज द रियल सिनारियो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। पोटेंशियल इन्वेस्टर वो व्यक्ति हैं जो हमारे प्रॉफिट को, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को, हमारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखकर फैसला करेंगे कि हम इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। दैट इज व्हाई दे वांट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बिकॉज दे हैव, जस्ट सुनो, आप मुकेश अंबानी के पास जाओ, बोलो सर जी मुझे रिलायंस के शेयर खरीदने हैं, 5,000 शेयर, बताओ आपकी कंपनी क्या कर रही है। गार्ड कहते दफा करो इसे, कहाँ से आ गया ये। नो दे डोंट बॉदर, दे विल नॉट एंटरटेन यू। तो ये बेचारे क्या करेंगे, आपकी जो पब्लिश रिपोर्ट है ना, आपकी जो एनुअल रिपोर्ट है, उसके अंदर आपकी बैलेंस शीट पढ़ेंगे, आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, और आप क्या पढ़ेंगे, कैश फ्लो वगैरह पढ़ के देन दे डिसाइड कि चलो भाई हाँ, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। गॉट इट। वो किसी की कुर्सी हिल रही है। नेक्स्ट देखें जरा, अगला पॉइंट बता भाई क्या था, नंबर क्या है, टी। सुनो ध्यान से, क्रेडिटर के बारे में बताया था। ये कौन होते हैं, ये वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने सामान उधार खरीदा होता है। भाई तुमने किसी दुकानदार से 50 लाख रुपए का सामान खरीद लिया, ठीक है, 50 लाख का सामान उधार खरीदे। एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ, बत नहीं नहीं, बैंक तो बहुत बड़े लेवल पे है ना। बैंक आपसे सामान थोड़ी खरीद बेच रहा होता है आपको, बैंक तो लोन देता है आपसे। क्रेडिटर वो व्यक्ति होते हैं जिनसे आप सामान उधार खरीदते हैं। क्रेडिटर आपकी कंपनी के एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस पे क्या करते हैं, उनका फर्क पड़ता है।
दे आर मोर इंटरेस्टेड। चलो अभी आप कुछ दिनों बाद आप जाएंगे ना जब, अब आप प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ेंगे। चले, एक मैं मजेदार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, मुझे जवाब देना, ठीक है? और थोड़ा दिल पे मत लेना उसको। आ, आप दोनों दोस्त हो ना, है ना? ठीक है। जब आप दोनों की शादी हो जाएगी तब भी दोस्ती रहोगे ना? बोल बोल बोल। अरे बोल हाँ ना, हाँ तो बोल दे, झूठा ही सही यार। पल भर के लिए मुझे कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही, बोल दे उसको। हाँ, ठीक है जी। आपका नाम क्या है सर? अ, कविश। ये है मिस्टर कविश, ठीक है जी। और इधर कौन है दूसरे वाले? आर्यन, मिस्टर आर्यन, ठीक है। चलो अब क्योंकि हमें पता नहीं कि किन के साथ ये गृहस्थी के बंधनों में बंधेंगे, हम बोल देते हैं यहाँ पर क्या, मिसेज आर्यन, ठीक है। और ये हम बोल देते हैं क्या, मिसेस कविश। ऐसे लोग ले लिए, ठीक है। सीरियसली मत लेना भाई इसको। हाँ। अब क्या हुआ, अब मुझे बताइए आप, ये इनके लिए कौन है? भाभी जी। इनके लिए कौन है? भाभी जी, है ना? और फिर दूसरे से पूछते हैं, भाभी जी घर पे हैं? ऐसा नहीं है। लेकिन असल में ऐसा होता है, कब होता है मैं बताता हूँ। क्या कविश, कविश भाभी जी की लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम खरीद कर सकता है? इंश्योरेंस करवा देगा उनकी लाइफ का? तो अरे भाई, कविश हैं कविश, इनकी बीवी ये है, आर्यन इनकी वाइफ ही है। कविश कहता है आर्यन की वाइफ से, मिसेस आर्यन, मुझे आपकी लाइफ का ना इंश्योरेंस करवाना है, आपकी जिंदगी मेरे लिए बड़ी कीमती है। बताओ, हो सकता है? कोई बताए पीछे से? हाँ? अच्छा, ऑनलाइन में कोई बताएगा मुझे? शौर्य या अनंत या आहाना या फिर विधि, ऐसे ऐसे क्रॉस कनेक्शन, ऐसे। और ये कहता है अच्छा बेटा, हाँ जी, आपका इंश्योरेंस करा दूं, आपकी जिंदगी मेरे लिए बड़ी कीमती है। हो सकता है क्या? बताओ। नो सर। हो सकता है। कैसे बताऊं कैसे? अबे वो क्रॉस कनेक्शन नहीं बोल रहा मैं। सुन, हुआ ये कि कविश ने आर्यन से लोन लिया 10 करोड़ रुपए का। पर लोन अपने नाम पे नहीं लिया, बीवी के नाम पे ले लिया। किसके नाम पे ले लिया? बीवी के नाम पे 10 करोड़ का। इसने भी इससे लोन लिया, लेकिन क्या करा, अपने नाम पे नहीं लिया, बीवी के नाम पे ले लिया, 12 करोड़ का लोन ले लिया। अब सोचिए, अगर ये नहीं रहेंगी तो किसका कितना डूबेगा? ये नहीं रही, मतलब ऐसा ना हो इनके साथ, ये नहीं रही तो कविश से बोलेगा भाई लोन। अरे भाई, लोन के लिए तो तुझे उसी के पास जाना पड़ेगा। तूने मुझसे लिया था क्या? नहीं लिया था ना। तो मुझे बताइए, इनका रहना ना रहना इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो होगा, इसके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर तीसरे दिन पूछता है, भाभी जी घर पे हैं, ठीक ठाक है, स्वास्थ्य अच्छा है आपका? तो बताइए क्यों? भाई मॉनेटरी इंटरेस्ट है इनकी जिंदगी में से। द सेम सिचुएशन है, ये भी घर, भाभी जी घर पे हैं, स्वास्थ्य अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। दिस इंटरेस्टिंग थिंग यू विल स्टडी इन बिजनेस स्टडीज, ठीक है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आप किसी भी व्यक्ति का इंश्योरेंस करा सकते हैं जब तक कि उसके होने ना होने पे आपको कोई मॉनेटरी लॉस ना होने वाला हो, ठीक है। क्रॉस कनेक्शन इस वाला वाला था, वो दूसरा क्रॉस कनेक्शन नहीं था भाई। इस- पता चला घर जाके बोल रहे हो, हाँ बढ़िया, गॉट इट, ठीक है। अब समझ पा रहे हैं बात को यहाँ पर? तो अब देखिए जरा इस तरफ, हमने बोला क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या जानना चाहते हैं कि भाई हमारा पैसा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। भाभी जी घर पे हैं, क्यों? 10 करोड़ का लोन भाभी जी के नाम पे चल रहा है। भाभी जी घर पे हैं क्यों? क्योंकि 12 करोड़ का लोन चल रहा है भाभी जी के नाम पे। अब सुनो, आप इनके बिजनेस पे बहुत खोज खबर रखोगे, क्योंकि इनका बिजनेस अच्छा चलेगा तो आपका 10 करोड़ बचेगा, और वैसा वर्षा 12 करोड़ बचेगा। तो क्रेडिटर लोग क्या चाहते हैं कि आपका बिजनेस चलता रहे, फलता फूलता रहे। क्यों? हमने जो उधारी दी है रिकवर तो हो। तो दे वांट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ताकि प्रॉफिट का पता चलता रहे। और अभी हमने उधारी दी है, फ्यूचर में उधार देना ना देना, दे डिसाइड ऑन दैट ग्राउंड। गॉट इट? तो ये कौन थे भाई? क्रेडिटर थे। अगला पार्ट बोलिए कौन है, नंबर ई। हाँ, आप देख रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टर के छापे पे छापे पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, एजेंसीज या अथॉरिटीज ऐसा करके बोलते हैं। हाँ, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, ये। अब देखिए, इनकम टैक्स अथॉरिटी है, क्या चाहती है भाई कि आपका प्रॉफिट है नहीं, अगर आपका प्रॉफिट है तो क्या करना है आपने, आपसे टैक्स वसूलेंगे वो। इनका सबसे बड़ा इंटरेस्ट यही होता है ना? क्या आप जैसे सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या आप शेयर मार्केट में अच्छे से आप रूल रेगुलेशन को फॉलो करें नहीं करें,
आप अपने इन्वेस्टर का शोषण तो नहीं कर रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जानना चाहते हैं कि क्या आप कंपनीज एक्ट 2013 के रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा? आपकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है ना बेटा, जब उसे खोल के देखेंगे तो लिखा रहता है कॉम्प्लायंस रिपोर्ट। कॉम्प्लायंस मतलब जितने भी रूल रेगुलेशन हमारी कंपनी से रिलेटेड है हम सबको फॉलो कर रहे हैं, और डायरेक्टर उस पर साइन करके देते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर का ठप्पा भी लगता है उस पर। अगर आपने एक रूल रेगुलेशन को डिस्क्वालीफाई करा, मना कर दिया, तो या तो आपके शेयर के ट्रेडिंग पर रोक लग जाएगी, या फिर आप जेल जाओगे। ये आपको मॉनेटरी कंपनसेशन देना पड़ेगा सरकार को। पेनल्टीज होती है भाई इस पर अच्छी खासी। तो गवर्नमेंट इंडियन अथॉरिटी क्यों चाहती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बताइए क्या जानने के लिए? ताकि टैक्स आप टाइम पे भर पाए, आपसे टैक्स वसूली हो पाए, और जो और रूल रेगुलेशंस हैं आप उसको फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलती है आपको? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चलती है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताइए क्या था। हाँ, अभी ये बहुत फालतू चीज है वैसे। पब्लिक, पब्लिक है सब जानती है। अच्छा, पब्लिक क्यों इंटरेस्टेड होते हैं जानने में? कि ये बहुत फालतू सा, मतलब मैं बताऊं, एक इंटरेस्टेड पार्टी है। पब्लिक पता क्या कहती है कि आपका बिजनेस जो है, सारा रिसोर्सेज तो हमारे ही लेके जा रहा है, हमारे लेबर ले रहा है, हमारी मशीन, हमारा सब कुछ हमारा ही चल रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप अपनी प्रैक्टिसेस में फेयर हैं या नहीं है, क्या आप एनवायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे हैं, क्या आप सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, वेलफेयर के कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी एनुअल रिपोर्ट में देनी पड़ती है। तो आपको, हर कंपनी को अपनी अर्निंग का 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाना पड़ता है। लिस्टेड कंपनी का CSR एक्टिविटी कहते हैं। कभी आपने देखा है कि नोएडा का जो पहला ओवर ब्रिज बना हुआ है, जो देखा आपने, सेक्टर 62 की तरफ जाने वाला, जो कहाँ से शुरू, विश्व भारती से शुरू होता है, DPS के आगे से चलता हुआ कहाँ तक चला जाता है, सेक्टर 62 तक जाता है। उसके नीचे जो खंभे हैं देखा ना, सुंदर सुंदर तस्वीरें बनी हुई है किसकी? राधा कृष्ण के। वो और उधर मंदिर में जाएंगे इस्कॉन में तो राधा कृष्ण मिलेगा, फिर यहाँ हैंडीक्राफ्ट वालों को मिलेगा। पूरा फ्लाईओवर के नीचे आपने देखा सुंदर सुंदर बना हुआ है, और लाइटें लगती हैं रात के टाइम पे, कितना बढ़िया लगता है। ठीक है, लाइटों में तिरंगे रंग का वो लगा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है नोएडा अथॉरिटी को इतना फालतू पैसा है? नहीं, NTPC ने भरा है वो पैसा, HCL ने भरा है वो पैसा। ये जो आप JIP की तरफ, DLF की तरफ जाते हैं ना, जो अंडरपास है, दोनों दीवारों में सुंदर सुंदर चित्रकारियां हो रखी हैं, किसने भरा है? वो HCL फाउंडेशन ने भरा है वो सारा पैसा। ये कौन सी एक्टिविटी होती है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी होती है। और ये अपनी एनुअल रिपोर्ट में दिखाते हैं, सरकार को रिपोर्ट भेजते हैं ये लोग कि भाई हाँ, हमने शहर को सुंदर करने में इतना पैसा खर्च लगाया। कहाँ पता चलेगी वो इन्फॉर्मेशन? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो पब्लिक ये जानना चाहती है कि जो आप जनता से, जो आप सोसाइटी से ले रहे हो, उसे किस फॉर्म में वापस कर रहे हो। हाउ मच यू आर स्पेंडिंग इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वैसे कभी तुमने सोचा कि हम सोचें इस बारे में? ना मैंने सोचा ना तुमने सोचा, लेकिन ऑथर ने सोच लिया। अब क्या करें, इसलिए हम बात कर रहे हैं इस बारे में। क्या बोले? हाँ, तो वो तो पोटेंशियल इन्वेस्टर बन गए ना। वो तो उस कैटेगरी में चलेगा ना, इस कैटेगरी में थोड़ी आए। मैंने बोला ना बहुत फालतू सा है, लेकिन ठीक है, अब एग्जाम दे रखा है तो दे रखा है, इसको पढ़ ही लेते हैं। पब्लिक इंटरेस्टेड टू नो अबाउट वेलफेयर एक्टिविटीज विच कंपनी इज गोइंग टू प्लानिंग या ऑलरेडी डूइंग फॉर द सोसाइटी। तो नोएडा में जितने भी सुंदर सुंदर चित्र वगैरह दिख रहे हैं ना, सारे के सारे, ये नोएडा अथॉरिटी का पैसा नहीं है। ये सब इन कॉर्पोरेट हाउसेज का पैसा है, जो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर क्या कर दिया, लगा दिया गया है। ऐसा करके होता है। इवन जो सड़क के जो डिवाइडर होते हैं मेटल के, उनको भी कंपनीज अपना कर, लोही रोड की तरफ चले जाइएगा, आपको मेटल के जो डिवाइडर होते हैं उस पर NTPC NHPC के बने हुए डिवाइडर्स हो। ऐसा खर्च होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो। ठीक है, तो ये पब्लिक इसलिए बना। इसके बाद अगला बताइए क्या है। हाँ, ये मैं बताता हूँ क्या होता है। रिसर्चर्स, ये लोग कौन होते हैं? ये होते हैं एकेडमिक रिसर्चर्स या जर्नलिस्ट लोग होते हैं। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता है क्या, या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ता है तुम में से? हाँ, पढ़ते हो। तो जैसे मान लो क्या क्या खबर पढ़ते हो, फिल्मी पन्ना, दिल्ली टाइम्स नहीं क्या? जैसे बिजनेस से रिलेटेड कोई न्यूज़ पढ़ी हो आजकल में, कोई किसी ने पढ़ी है? जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अखबारों में आता है, बिजनेस न्यूज़पेपर में, कि इंडिया की जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है, नाउ दैट इज रिवाइज फ्रॉम 5.6% टू 6.7%। इंडिया की ग्रोथ क्या होगी? 6%, 6.7% होगी। जबकि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज क्या हो रही है? 2%, 1%, कुछ तो माइनस में भी, जापान की तो माइनस जा रही है। हमारा देश 6.7%, चाइना वाला 5% से ग्रो कर रहा है। कैसे पता लगा? डेटा कहाँ से आया? जितनी भी इंडस्ट्रीज है,
सबकी एनुअल रिपोर्ट को पढ़ा, इकट्ठा करा, उनकी पिछले साल के साथ कंपेयर करा, और फिर देखा उनकी ग्रोथ क्या है, फिर कंट्री की जीडीपी का एस्टिमेशन लगा दिया। वैसे ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्वार्टर थ्री और क्वार्टर मतलब पिछले साल के क्वार्टर थ्री के कंपैरिजन में 10% की ग्रोथ हो गई। कैसे पता लगाया इन्होंने? ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल सेक्टर की सारी कंपनी का डेटा निकाला, एनुअल रिपोर्ट निकाली, उनके सब कंपनी के प्रॉफिट 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 पिछले क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री किसे कहते हैं? अप्रैल मई और जून को क्वार्टर वन बोलते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर को क्वार्टर टू बोलते हैं, ठीक है। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर को क्वार्टर थ्री, और जनवरी फरवरी मार्च को क्वार्टर फोर बोलते हैं। तो क्यू फोर, अगर क्यू फोर से कंपेयर करें तो मतलब क्या हुआ? जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का, और जनवरी फरवरी मार्च इस 3 महीने का आप कंपैरिजन करके देखते हैं, फिर आप बोलते हैं कि 10%, 12%, 15% की ग्रोथ हो गई। ये डिसाइड करके देखते हैं आप लोग, ठीक है। तो रिसर्चर रिसर्चर ये जानना चाहते हैं, इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए होती है ताकि ये इंडस्ट्री का ट्रेंड बता सकें आपको अपनी। ये जर्नलिस्ट होते हैं। दूसरे रिसर्चर्स कौन होते हैं? आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक राइटिंग रिव्यू कमेटी फॉर 11th 12th बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी के, ठीक है। नाव्य, ये मिस बोलना, अभी क्लास चल रही है, बोल दो, बात करो। मेरी जो एनसीईआरटी की प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपना रिसर्च जो पीएचडी करी थी वो करी थी आगरा एंड नियर बाय लेदर इंडस्ट्री एंड देयर प्रॉफिट वायबिलिटी इन लास्ट 20 ईयर्स। 20 साल, क्या क्या बोले? हाँ, 20 साल में उन लोगों ने क्या करा, 20 साल में आगरा और आसपास की जो लेदर इंडस्ट्री है उसने, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या थी। 20 साल के आगरा के एरिया में गई, वो घूमी, सारा रिसर्च वगैरह करा, सारा डेटा इकट्ठा करा, डेटा को कंपाइल करा, फिर एक एक कंपाइल्ड रिपोर्ट निकाली। एंड दैट रिपोर्ट वाज वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स, क्योंकि लेदर इंडस्ट्री को सरकार प्रमोट करना चाह रही थी, और उनके पास कोई रिसर्च, वेल रिसर्च डेटा नहीं था। ये रिसर्च स्कॉलर थी, इन्होंने डेटा निकाला, इनकी इनकी जो थीसिस वो एक्सेप्ट हुई, इनको पीएचडी अवार्ड हुई, और इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी। वो रिकमेंडेशन फिर क्या करी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने क्या करा, कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने उसको उसको पढ़ा, समझा, और अपने जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जो ड्राफ्ट होते हैं उसमें इंक्लूड करा, और फिर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया। क्योंकि ऐसे बैठे बैठाए चलो भाई डेवलपमेंट करते हैं, उसमें थोड़ी सरकार पैसा लगाएगी। तो रिसर्च रिसर्च थी ना, प्रॉपर रिसर्च, जिन्हें प्रोफेसर ने अप्रूव करा, 3 यूनिवर्सिटी के लोगों ने अप्रूव करा, उसके बेस पे उन्होंने क्या करा, फैसला ले। तो रिसर्चर को इसलिए चाहिए होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने क्या करा, स्ट्रक्चर्ड अकाउंटिंग, अनस्ट्रक्चर्ड अकाउंटिंग थी, उन सब का हिसाब किताब निकाला, और तब उसके बाद जाके फैसला लिया। ये रिसर्चर्स को जरूरत पड़ती है। और बताइए क्या है, हो गया? तो इनके बारे में ये तो मैंने आपको बताया ना कि किस तरह से लिखना है। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन आए कि हाउ रिसर्चर्स आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, 3 से 4 लाइन में आपने उसका एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। बुक्स आर गोइंग टू बी देयर विद यू, उसमें से देख के पढ़ेंगे। मोटा मोटा आइडिया क्या होता है मैंने आपके सामने दिया। तो हमने जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी उसमें 2 तरह के यूजर्स बताए थे। कौन कौन से बोले हमने? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में 2 कैटेगरी बताई थी, ओनर और मैनेजमेंट की बताई थी, ठीक है। और जो तुम बोले थे ना कि आपके स्कूल में टीचर ने बोला था, शी वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने जो फ्रेगमेंटेड शेयर होल्डर थे उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करा, ठीक है। उनको बताया कि हम लोग मिलते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम मिल जाएंगे तो हमारी एक लॉबी बनेगी। हमारी शेयर होल्डिंग जो है, अब जो जो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बैठा है उसके पास सिर्फ 27% शेयर है, और हम सब मिलके अगर करते तो हमारे पास तो 42% शेयर है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आउटशाइन कर सकते हैं, और इस पूरे बिजनेस ग्रुप का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन कैसे, कहाँ ढूंढोगे उनको? तुम्हें लगता है कि कोई कंपनी अपने सारे शेयर होल्डर की इंफॉर्मेशन आपको पकड़ा देगी? और पकड़ाएगी भी, करोड़ों शेयर होल्डर हैं, करोड़ों लोग हैं, अलग अलग जगह बैठे हैं। दैट इज अ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। इसीलिए जिसके पास 25, 30, 40% शेयर हो जाते हैं, वही एमडी बन जाता है, कोई मालिक बन जाता है, कोई बिजनेस चलाता है। इन रियल वर्ल्ड इट हैपेंस, ठीक है। हमारे देश में तो पता क्या है, यूएस में पता क्या है, अगर किसी के पास 25, 27% शेयर होल्डिंग है तो यूएस गवर्नमेंट उसको फोर्स करती है कि भाई तू 51% शेयर खरीद। हमारे देश में ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। यूएस में इट इज अ कंपल्सरी थिंग कि अगर आपके पास किसी कंपनी की मेजोरिटी स्टेक होल्डिंग है और आप 25, 27% है, तो गवर्नमेंट आपको फोर्स करती है कि इस कंपनी के 51% शेयर एक्वायर करो, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे इसमें, और आप इस कंपनी को इंसानों की तरह चलाओ। ऐसा, वो फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं जिसमें समय लगता है। गॉट इट? तो दिस वाज द पार्ट जो हमने बोला था। इससे
1 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी यूटी वगैरह होता है जरूर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको सिर्फ ये बताना है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन सी, प्रॉफिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो कैसे किसके लिए यूजफुल है। दिस इज हाउ। ठीक है जी। सो विल वाइंड अप द क्लास टुडे। ओके, इसे पढ़ के रखिएगा ऑल ऑफ यू। शौर्य, इस तरह से नहीं होना चाहिए जैसे आज हुआ है। Yes, sir. ओके, चलिए।